दोस्तों नमस्कार, मैं राज कौशल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग ज्योग्राफी के अंदर पढ़ने वाले हैं सीजनल चेंजिंग, यानी हमारी पृथ्वी पर जो ऋतुओं का परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन होती यानी जैसे किसी भी प्लेनेट पर जो सीजनल यानी सीजन जो बदलते हैं, जो सीजनल चेंजिंग होती है या जो ऋतु परिवर्तन होता है वो कैसे होता है, आज हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, डिटेल में समझेंगे। तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर या जैसे किसी भी प्लेनेट मान के चलें, अगर किसी भी प्लेनेट पर हम उसके सीजन को चेंज होना जानना चाहें, यानी सीजनल चेंजिंग के बारे में जानना चाहें, तो सबसे पहले हमें यह पता करना होगा कि उस प्लेनेट पर जो प्लेनेट की एक्सिस है वो कितने डिग्री टिल्ट है, और जितने डिग्री प्लेनेट की एक्सिस टिल्ट होती है उतने ही डिग्री ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा बनता है, और उतने ही डिग्री पर नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा बनती है। यानी जितने भी डिग्री पर कोई भी ग्रह जितने भी डिग्री पर अपनी अक्ष पर झुका होता है उतने ही डिग्री ऊपर कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा बनती है, और दोनों का एंगल सेम होता है, और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीचों बीच में भूमध्य रेखा होती है, जिसको आप इक्वेटर के नाम से जानते हैं, यानी 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो इसी के माध्यम से हम आपको समझाएंगे कि कैसे ये वर्क करता है, कैसे हम इसको रीड करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, और ये हमारी अर्थ होने के कारण यहां पर अगर हम नंबर की रेखा की बात करेंगे, तो यहां पर एक रेखा है जो हमारी पूरी अर्थ को 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड करती है। ये वाली जो रेखा है इसी को हम बोलते हैं कर्क रेखा, या इसके ऊपर कर्क रेखा नीचे मकर रेखा, और ये रेखा जो है पूरी अर्थ को यानी पूरी पृथ्वी को इस रेखा ने 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड किया है, इसीलिए इस रेखा का नाम हम रखेंगे 0 डिग्री। कोई भी नंबर होगा, हर एक रेखा यानी एक लैटिट्यूड नंबर अगर हो गया तो उस लैटिट्यूड नंबर का एक पर्टिकुलर एक सबके एक नंबर होते हैं, हर एक डिग्री पर एक लैटिट्यूड होता है और हर एक डिग्री पर एक लॉन्गिट्यूड बना होता है। ठीक है, तो यहां पर ये जो नंबर है 0 डिग्री, क्यों? क्योंकि ये पूरी अर्थ को 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड करता है, इसी को हम कहते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड। 0 डिग्री लैटिट्यूड, और 0 डिग्री लैटिट्यूड, लैटिट्यूड को हिंदी में हम कहते हैं अक्षांश, यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसी को हम कह सकते हैं अक्षांश। पिछली क्लास में डिस्कशन हम लोगों ने किया था ये। और दोस्तों इसी को हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा, और इसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। इंग्लिश में इसी को हम इक्वेटर के नाम से भी जानते हैं। तो कोई भी इसका नाम लें, सभी का मतलब इसी रेखा से है। हमारी पृथ्वी चूंकि अपनी एक्सिस पर 23.5 डिग्री टिल्ट है, इसीलिए 2 रेखाएं बनती हैं, एक बनती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और एक बनती है सदर्न हेमिस्फीयर में। ये देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम बना रहे हैं ये वाली रेखा, और एक सदर्न हेमिस्फीयर में हम बनाएंगे ये जो रेखाएं हैं दोनों। अब देखिए इनका नामकरण करते हैं, इनका नाम कैसे लिखेंगे। ये वाली जो रेखा है इसका जो नंबर है वो अर्थ की टिल्टिंग है, यानी 23.5 डिग्री है, इसका भी एंगल है 23.5 डिग्री। चूंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रेखा है इसीलिए हम इसके सामने लिखते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड, नॉर्थ लैटिट्यूड। नॉर्थ का मतलब उत्तरी, लैटिट्यूड का मतलब अक्षांश, उत्तरी अक्षांश कहते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसी को दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहा जाता है, इसी को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हिंदी में हम कर्क रेखा के नाम से भी जानते हैं, यह कर्क रेखा है।
जितने डिग्री पर कर्क रेखा है उतने ही डिग्री नीचे देखो 23.5 23.5 दोनों का एंगल सेम है, और इसको हम कहेंगे, चूंकि ये सदर्न हेमिस्फीयर में है इसीलिए हम कहेंगे साउथ लैटिट्यूड, साउथ लैटिट्यूड यानी दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश। और इसी को हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को दोस्तों हिंदी में मकर रेखा कहते हैं। किसी भी ग्रह पर अगर हमें यह जानना है कि उस ग्रह की सीजनल चेंजिंग क्या होगी, कितने टाइम की होगी, तो हमको उसकी कर्क रेखा और मकर रेखा जाननी पड़ेगी। यह है कर्क रेखा, यह है मकर रेखा, नाम सामने मेंशन कर दिया, ठीक है। तो यहां पर और ये वाली बीच में भूमध्य रेखा या इक्वेटर, ऐसी रेखा जो पृथ्वी यानी भूमि के मध्य से गुजरती हो उसे हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। तो ये भूमध्य रेखा हो गई, ऊपर कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा। एंगल सबके लिखे हैं, भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर होती है और कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं। ये अक्षांश रेखा है इसीलिए हमने अक्षांश यानी लैटिट्यूड लिखा है, ठीक है। अब देखिए, जब भी हम सीजनल चेंजिंग के बारे में पढ़ते हैं तो हम एक पर्टिकुलर डेट के हिसाब से पढ़ते हैं, हर एक जगह पर, यानी 3 रेखाएं हमने यहां मेंशन की जो कि बहुत मुख्य रेखाएं हैं और मुख्य अक्षांश नंबर हैं। तो यहां पर हर एक पर्टिकुलर रेखा के सामने एक डेट कम से कम आती है, क्योंकि जब भी सूर्य की स्थिति उस रेखा पर पड़ती है तो एक पर्टिकुलर एक डेट होती है, एक डिसाइड की जाती है पहले से, जो प्री डिसाइडेड है उसी तारीख को वो सब घटना चक्र शुरू होता है। ये पूरा घटनाक्रम है। तो यहां पर जो डेट है वो याद रखिएगा, कर्क रेखा के सामने हम लिख रहे हैं 21 जून। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, डार्क कलर लगा लेते हैं। 21 जून, ये 21 जून है। और दोस्तों जब 21 जून होता है तो इस 21 जून को इस पूरी कर्क रेखा पर हर एक जगह सूर्य की स्थिति होती है। मतलब चूंकि हमारी पृथ्वी से सूर्य बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, इसीलिए पूरी की पूरी कर्क रेखा पर, पृथ्वी हमारी सूर्य से बहुत छोटी है, सूर्य बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो ये जो हमारा सूर्य है इससे चूंकि पृथ्वी छोटी है, और जब 21 जून आता है, 21 जून को हमारी पृथ्वी की कर्क रेखा जहां है, कर्क रेखा पर सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती हैं, लंबवत किरणें पड़ती हैं, और यहां पर मान लीजिए हर एक जगह पर सूर्य की किरणें होंगी, इसीलिए यहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। यानी हम कह सकते हैं कि पूरे एक वर्ष में देखा जाए तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर 21 जून को होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, यानी कर्क रेखा पर। और दोस्तों इसी कर्क रेखा के ऊपर हमारा अपना भारत भी है, हमारा अपना देश बना है। तो अपना देश बना लेते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा हरा भरा भारत बना लेते हैं। ये हमारा इंडिया है, ये हमारा भारत है, और ये भारत कर्क रेखा पर है। और कर्क रेखा के 8 ऐसे, कर्क रेखा पर 8 हमारे भारत के ऐसे स्टेट्स हैं जो कर्क रेखा पर स्थित हैं, यानी कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये बहुत बार सवाल पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। तो ये जो कर्क रेखा है, इस पूरी कर्क रेखा पर 21 जून को पूरी कर्क रेखा पर सूर्य की तिरछी किरणें या लंबवत किरणें पड़ेंगी, इसीलिए यहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होगी। एक मधुमक्खी भी आई है पढ़ने। तो यहां पर 21 जून की डेट है, 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की तिरछी किरणें या लंबवत किरणें पड़ेंगी, और इस वजह से इस पूरी कर्क रेखा पर भीषण गर्मी पड़ेगी, यानी वर्ष का सबसे गर्म दिन होगा। दोस्तों जब वर्ष का सबसे गर्म दिन होगा यानी गर्मी का मौसम होगा, सीजन होगा, और आपको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, जब गर्मी का मौसम आता है तो चूंकि हम लोग भारत में रहते हैं और भारत में 21 जून का दिन सबसे गर्म होता है, यानी बेहद ज्यादा गर्मी होती है, और उस दिन इतना गर्मी परेशान करने वाली होती है कि मन नहीं लगता कुछ भी करने में, क्योंकि इतनी गर्मी लग रही है, ठीक है।
तो 21 जून को कर्क रेखा पर चूंकि सूर्य की किरणें पड़ रही हैं और जहां सूर्य होगा याद रखिएगा वहां गर्मी ही होगी, जाड़े से लेना देना उसका है नहीं। तो 21 जून को पूरी कर्क रेखा पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, पूरे वर्ष के सबसे गर्म दिन होता है। और साथ में गर्मियों में दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी होती हैं। तो यहां पर दो चीजों को हम मिक्स करेंगे, यानी 21 जून को कर्क रेखा पर वर्ष का सबसे बड़ा दिन और सबसे गर्म दिन होता है। दोस्तों जो कर्क रेखा पर होता है उसी का ठीक उल्टा मकर रेखा पर होता है। क्यों? क्योंकि दोनों के एंगल सेम हैं और दोनों अपोजिट हेमिस्फीयर में है, यानी एक उत्तरी गोलार्ध में है, दूसरा दक्षिणी गोलार्ध में है, लेकिन दोनों का एंगल सेम है। 23.5 डिग्री पर ये भी है, 23.5 डिग्री पर ये भी है, यानी जो कुछ भी कर्क रेखा पर होगा उसका ठीक उल्टा मकर रेखा पर होगा। तो देखिए फिर से देखते हैं हम, जैसे इस 21 जून को सूर्य की किरणें यहां पड़ रही थी और 21 जून, चूंकि पृथ्वी तो हमारी हमेशा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती रहती है, यानी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती रहती है, और दोस्तों इसकी रोटेशनल स्पीड जो है वो है 1675 किलोमीटर पर आवर, यानी एक घंटे में 1675 किलोमीटर हमारी पृथ्वी एक घंटे में घूम जाती है। और ये घूमती किधर से किधर को है? वेस्ट टू ईस्ट, यानी पश्चिम से पूरब की ओर। इसी को हम कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज। हमारी अर्थ एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, ठीक है। और जब एंटी क्लॉकवाइज घूमती है तो जैसे ही 21 जून आएगा तो 21 जून को तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ेंगी, लेकिन पृथ्वी तो हमेशा घूम रही है। लेकिन जैसे ही अगला दिन आएगा यानी 22 जून आएगा, सूर्य थोड़ा शिफ्ट हो चुका होगा। चूंकि सूर्य कभी भी कर्क रेखा के ऊपर नहीं जाता, वैसे ही मकर रेखा के नीचे नहीं जाता, इसी क्षेत्र में हमेशा गर्मी करता है, इसी क्षेत्र में हमेशा रहता है, अप एंड डाउन करता है। तो देखिए ध्यान से, 21 जून को यहां था, लेकिन जैसे ही 22 जून लगा थोड़ा शिफ्ट हो गया, 23, 24, 25, 26 ऐसे एक एक दिन बढ़ता जाएगा और सूर्य की स्थिति एक एक दिन शिफ्ट होती जाएगी। और लगभग 3 महीने के बाद सूर्य पहुंचेगा भूमध्य रेखा पर, और जब भूमध्य रेखा पर पहुंचेगा तो डेट हो जाएगी 23 सितंबर। 23 सितंबर, यानी जब 23 सितंबर की डेट होगी, तो जरा ध्यान से देखिए, डेट है 23 सितंबर और सूर्य की स्थिति है 0 डिग्री अक्षांश पर, यानी भूमध्य रेखा पर, यानी इक्वेटर पर सूर्य पहुंच चुका है। अब जब इक्वेटर पर होगा तो यहां पर एक दूसरा नजरिया देखिए, यहां पर सूर्य पृथ्वी के सेंटर पार्ट में है, यानी जितना अर्थ ऊपर है उतना ही अर्थ नीचे है, यानी बीचों बीच में हमारा सूर्य है, 0 डिग्री पर है। और इस कंडीशन में ऐसा होगा कि जैसे जितने घंटे का दिन हो जाएगा उतने ही घंटे की रात होगी, ना तो दिन बड़ा होगा ना रात छोटी होगी, दोनों समान समय के होंगे, टाइम पीरियड सेम होगा। दैट मीन्स 12 घंटे की अगर रात है तो 12 घंटे का दिन होगा, ना तो दिन बड़ा होगा ना रात छोटी होगी, दोनों इक्वल होंगे, समान समय के होंगे। समय की जो इनकी कंडीशन है वो सेम होगी, टाइम सेम होगा। तो जब 23 सितंबर होगा तो यहां पर सूरज है, लेकिन सूर्य पृथ्वी तो हमेशा घूमती रहेगी, इसीलिए 24, 25, 26, 27, 28 आगे दिन बढ़ते जाएंगे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, फिर से लगभग 3 महीने के बाद डेट हो जाएगी 22 सितंबर, 22 दिसंबर, 22 दिसंबर। 23 सितंबर को यहां था सूर्य, और जब 22 दिसंबर लगेगी तो सूर्य पहुंचेगा मकर रेखा पर। अब क्या होगा, इस पूरी मकर रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। जैसे 21 जून को कर्क रेखा पर था, वैसे ही 22 दिसंबर पर डेट है 22 दिसंबर, और 22 दिसंबर को इस पूरी मकर रेखा पर सूर्य की तिरछी किरणें या लंबवत किरणें पड़ रही हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब हम लोग सीजन पढ़ रहे हैं, यानी सीजनल चेंजिंग पढ़ रहे हैं। सीजनल चेंजिंग हिंदी में कहते हैं ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन, ऋतुओं का परिवर्तन पढ़ रहे हैं, ऋतु परिवर्तन। ठीक है, तो जब 22 दिसंबर होगा सूर्य मकर रेखा पर होगा, और जब सूर्य मकर रेखा पर होगा तो दोस्तों यहां क्या होगा,
यहाँ गर्मी होगी। अभी जैसे 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर था तो यहाँ वर्ष का सबसे गर्म दिन था। अब सूर्य 22 दिसंबर की डेट है और सूर्य है मकर रेखा पर, तो यहाँ मकर रेखा पर 22 दिसंबर को सबसे गर्म दिन हो जाएगा। 21 जून को कर्क रेखा पर वर्ष का सबसे बड़ा दिन था, यानी जहां सूरज होगा वहां दिन बड़े होंगे। और अब सूरज कहां है? मकर रेखा पर, डेट है 22 दिसंबर, यानी 22 दिसंबर पर मकर रेखा पर, या 22 दिसंबर की डेट को मकर रेखा पर वर्ष का सबसे बड़ा दिन हो जाएगा। और साथ ही साथ सूर्य है तो गर्मी भी होगी, यानी सबसे गर्म दिन भी होगा। यानी 22 दिसंबर को मकर रेखा पर वर्ष का सबसे बड़ा दिन, वर्ष यानी साल का सबसे बड़ा दिन और सबसे गर्म दिन होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे 21 जून को कर्क रेखा पर वर्ष का सबसे बड़ा दिन और सबसे गर्म दिन होता है, उसी प्रकार 22 दिसंबर को मकर रेखा पर वर्ष का सबसे बड़ा दिन और वर्ष का सबसे गर्म दिन भी होगा। चूंकि हमारी जो पृथ्वी है वो हमेशा घूमती रहती है और पृथ्वी की एक्सिस की टिल्टिंग है 23.5 डिग्री, इसीलिए सूर्य ना तो कभी कर्क रेखा के ऊपर जाता है और ना तो कभी मकर रेखा के नीचे आता है, बीच में ही अप एंड डाउन करता रहता है। ध्यान रखिएगा। तो 22 दिसंबर के बाद 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 दिसंबर हो गया खत्म। 1 जनवरी यानी न्यू ईयर आ गया, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च। और दोस्तों मार्च में भी चलते चलते हम यहां पर पहुंचेंगे तो डेट हो जाएगी, जब फिर से भूमध्य रेखा पर पहुंचेंगे तो डेट हो जाएगी 21 मार्च, यानी 23 सितंबर और 21 मार्च को, ये दो डेट्स हैं, ध्यान रखिएगा। 23 सितंबर और 21 मार्च को सूर्य की जो स्थिति होती है वो भूमध्य रेखा पर होती है, यानी जो 23 सितंबर को यहां था वही सेम फिर से दोहराने वाला है 21 मार्च को, यानी दोनों ही डेट्स में एक जैसी कंडीशन है। क्यों? क्योंकि सूर्य की जो स्थिति है वो भूमध्य रेखा पर है, इक्वेटर पर है। यानी जैसे 23 सितंबर को यहां पर दिन और रात बराबर थे, वैसे ही 21 मार्च को भी दिन और रात बराबर हो जाएंगे भूमध्य रेखा पर। यानी दो ऐसी डेट्स हैं भूमध्य रेखा पर जिनमें दिन और रात बराबर होते हैं। जितने घंटे का दिन होता है उतने घंटे की रात होती है, ना दिन बड़ा होता है ना रात छोटी होती है, दोनों समान समय के होते हैं। तो 21 मार्च को दिन और रात बराबर हो जाएंगे और फिर से मार्च, अप्रैल, मई और चलते चलते हम पहुंचेंगे जून में भी 21 जून, फिर से हम पहुंच जाएंगे 21 जून को। जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, यानी पूरा सूर्य ने एक चक्कर लगा लिया, यानी पृथ्वी का जो एक पूरा रोटेशन था वो पूरा हो गया। और ये रेवोल्यूशन, जैसे पृथ्वी सूर्य का रेवोल्यूशन करती है एक साल में, वैसे ही सूर्य की स्थिति जहां से शुरू की थी वहीं पर दोबारा पहुंचने में पूरा एक साल लग जाता है, यानी एक साल में ये पूरी प्रक्रिया होती है। ठीक, जैसे आप निकाल सकते हो 21 जून को यहां सूर्य है और जब यहां पहुंचा है तो 23 सितंबर है, तो 21 जून से 23 सितंबर के बीच में लगभग 3 महीने का अंतर है, 3 महीने का डिफरेंस है। तो ये 3 मंथ है, देखिए। और 23 सितंबर से हम देखें, 23 सितंबर से 22 दिसंबर के बाद, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर से 3 महीने। मंथ को हम एम से लिख देंगे सिर्फ, ठीक है, पूरा नहीं लिखेंगे, जगह भी नहीं है हमारे पास। और 22 दिसंबर से 21 मार्च के बीच में देखें तो ये फिर से 3 मंथ्स आ गया। और 21 मार्च से 21 जून देखें तो ये फिर से 3 मंथ आ गया। यानी अगर हम ध्यान से देखें 0 डिग्री पर अगर हम ऐसे बनाए निशान, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखें, उत्तरी गोलार्ध में देखें, इस रेखा के ऊपर सूर्य 3 महीने ये और 3 महीने ये, यानी कुल 6 महीने सूर्य उत्तरी गोलार्ध में रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहा है। कहां से कहां तक? 21 मार्च को तो यहां था, लेकिन जैसे ही अगली डेट लगी यानी 22 मार्च, और 22 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर पहुंच गया। हम डेट्स मेंशन कर दे रहे हैं, यहां पर 21 मार्च है, सामने लिखिए, लेकिन जैसे ही अगला दिन लगेगा 22 मार्च, सूर्य नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंट्री कर जाएगा, प्रवेश कर जाएगा, यानी इसी को हम कहते हैं सूर्य का उत्तरायण होना।
और 22 मार्च से पूरा टहलते टहलते सूर्य की स्थिति बनती जाएगी और जब 23 सितंबर होगा तो पहुंचेगा भूमध्य रेखा पर। लेकिन एक दिन पहले यानी 22 सितंबर को 22 सितंबर को सूर्य नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही होगा। दैट मीन्स 22 मार्च से 22 सितंबर के बीच में सूर्य उत्तरायण में है, यानी उत्तरी गोलार्ध में, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। और इस दौरान पृथ्वी के नॉर्थ पोल पर, यह है हमारा नॉर्थ पोल, और यह है साउथ पोल। साउथ पोल माने दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल माने उत्तरी ध्रुव। तो जब 22 मार्च से 22 सितंबर के बीच में तिथियां होंगी, 22 भी इंक्लूडेड है, 22 मार्च और 23 सितंबर भी इंक्लूड है, यानी 22 मार्च से 22 सितंबर के बीच में सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होगा, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा, यानी उत्तरायण में होगा। और इस दौरान उत्तरी ध्रुव के ऊपर 6 महीने का, यहां पर 6 महीने का दिन होगा। जिधर सूरज होगा उधर दिन होगा। अगर पढ़ने में ना रहा हो तो मैं चेंज कर देता हूं, पेन थोड़ा डार्क कर देता हूं। हो सकता है ये कलर थोड़ा दिख ना रहा हो, कोई बात नहीं, मैं चेंज कर दे रहा हूं। तो यहां पर क्या होगा, 6 मंथ्स की डे होगा, दिन होगा। और अगर सूर्य उत्तरी गोलार्ध में है तभी ऐसा होगा। लेकिन जैसे ही अब इस कंडीशन में, यानी 22 मार्च से 22 सितंबर में तो सूर्य उत्तरी गोलार्ध में है, इसीलिए उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन है। और जब यहां 6 महीने का दिन होगा, इसी दौरान, इसी समय में दक्षिणी ध्रुव के ऊपर 6 महीने की